देखिएगा लास्ट तक। जिसने भी ये वीडियो देख ली ना, समझ लो महिला पर्यवेक्षक में निकलना उसका पक्का, क्योंकि ये क्वेश्चन वही क्वेश्चन है जो आपके हर एक सप्ताह में पूछे जा रहे हैं। हेलो हमारे प्यारे भाइयों बहनों, आई होप आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज के इस वीडियो में वही क्वेश्चन कराए जाएंगे जो कि आपके एग्जाम में आएंगे। वीडियो को लाइक कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब जल्दी से कर दो। सबसे पहला क्वेश्चन देखेंगे हम, विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी होती है। विटामिनों से 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। एक एक क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखना। इसका करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, रतौंधी। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हमारे प्यारे भाइयों बहनों। एक एक क्वेश्चन को बड़े ध्यान से समझना है और सभी क्वेश्चन का आंसर फटाफट देते जाना है। शरीर में प्रोटीन का मुख्य कार्य क्या है। देखिए शरीर में प्रोटीन का मुख्य कार्य क्या होता है, एक शब्द में पूछा गया क्वेश्चन है। हड्डियों का निर्माण, कोशिकाओं का निर्माण और मरम्मत, ऊर्जा प्रदान करना, शरीर की रक्षा करना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए हमारे प्यारे भाइयों बहनों। करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी, कोशिकाओं का निर्माण और मरम्मत। याद रखना बी नंबर वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन, कौन सा विटामिन हड्डियों के स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। आपको इनमें से एक विटामिन बताना है जो काय के लिए महत्वपूर्ण है, हड्डियों के स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन बी12 और विटामिन सी। कल किस किस का एग्जाम है ये हमें जरूर बताइएगा। बेस्ट ऑफ लक आपके कल के एग्जाम के लिए। भाई जो भी भाई बहन हमारे कल पेपर देने जा रहे हैं वो सभी बिल्कुल 100% सही आंसर लगा के आएंगे। करेक्ट आंसर बनेगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, विटामिन डी। याद रखना बच्चों को किस विटामिन की अधिक आवश्यकता होती है ताकि उनकी हड्डियां मजबूत बन सके। देखिए बच्चों को किस विटामिन की सबसे अधिक आवश्यकता होती है ताकि क्या हो सके, उनकी हड्डियां हैं जो मजबूत बनी रहें। विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन बी12 या फिर विटामिन सी, इनमें से आपको एक बताना है। बहुत ही वेरी मोस्ट क्वेश्चन है आपका। चलिए इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा हमारे प्यारे भाइयों बहनों, मॉक टेस्ट चलेगा आपका। विटामिन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। 5 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे हम प्यारे भाइयों बहनों। ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य क्या है। जो आपका ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप सिद्धांत है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है। केवल कार्यों का प्रबंध करना, अनुशासन बनाए रखना, कर्मचारियों में प्रेरणा और प्रेरक बदलाव लाना, नेता और अनुयायी के बीच एक तरफा संबंध। इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा। सबसे ज्यादा समझ पर आधारित क्वेश्चन आ रहे हैं तो बड़े ध्यान से क्वेश्चन को देखना है। कर्मचारियों में प्रेरणा और प्रेरक बदलाव लाना। चलिए अगला क्वेश्चन, मानसिक रूप से स्वस्थ अध्यापक की विशेषता क्या है। देखिए मानसिक रूप से स्वस्थ अध्यापक की आपको विशेषता बतानी है। वह अत्यधिक संवेदनशील है, उसे अपने विषय का गहन ज्ञान है, वह संवेदनात्मक रूप से संतुलित है, उसे सख्त अनुशासन पसंद है। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे आपके हमारे प्यारे भाइयों बहनों। आपको मन एकाग्र करके हर एक क्वेश्चन को सही करना है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, वह संवेदनात्मक रूप से संतुलित है। 10-11 के बाद जो भी क्वेश्चन स्टार्ट होंगे ना, वेरी मोस्ट क्वेश्चन रहेंगे और हर एक चैप्टर में पूछे जाने वाले क्वेश्चन रहेंगे, इसलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहना है। संज्ञानात्मक मानचित्र का प्रत्यय किसने किया। देखिए जो संज्ञानात्मक मानचित्र है उसका प्रत्यय किसने किया था। ए लेविन ने, बी पियाजे ने, सी स्कैनर ने, डी आपका इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा हमारे प्यारे भाई, इसका कमेंट जरूर आंसर बताएं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, लेविन ने। याद रखना ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर का क्वेश्चन, राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन NACO की स्थापना कब की गई। NACO का फुल फॉर्म क्या होता है, आप जल्दी से कमेंट में बता दो। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन की स्थापना कब की गई थी। वर्ष 1990, वर्ष 1994, वर्ष 1993, वर्ष 1992। देखते हैं कौन कौन इसका सही आंसर बता पाता है। पढ़ाई में बिल्कुल लापरवाही नहीं करनी है। इसका करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, वर्ष 1992। वर्ष 1992 करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखना। 9 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से क्या सृजनात्मक हेतु आवश्यक है। देखिए
सृजनात्मकता के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इसलिए हम एक एक क्वेश्चन को आपको अच्छे से दो दो बार क्वेश्चन बोल के समझा रहे हैं। निम्न में से क्या सृजनात्मक हेतु आवश्यक है? तार्किकता, बी चिंतन, सी कल्पना, डी आपका संवेदना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा आपका? एबीसीडी में से आपको जल्दी जल्दी बताना। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी कल्पना। याद रखना, कल्पना बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन, आनुवांशिक रोग किससे संबंधित है? देखिए जो आनुवांशिक रोग है वह किससे संबंधित है यह बताना है आपको। फाइब्रोसिस, हाइपरटेंशन, सी हीमोफीलिया, डी आपका उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इनमें से एक तो है, इनमें से एक है। जो भी हम आपको करेक्ट आंसर बताएंगे वो बिल्कुल याद कर लेना, आप रट लेना उसको। करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा ऑप्शन नंबर सी हीमोफीलिया। याद रखना, हीमोफीलिया यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन, WHO का पूरा नाम क्या है? संपूर्ण स्वास्थ्य संगठन, विस्तृत स्वास्थ्य संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होता है इसका फुल फॉर्म। और अगर इसको हिंदी में पूछ ले तो आपको उपरोक्त में से कोई नहीं लगा के नहीं आना है, इसमें से एक लगा के आना है। तो इसका हिंदी रूप क्या होता है बताइए? सी बिल्कुल यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा, विश्व स्वास्थ्य संगठन। WHO का पूरा नाम विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिसको हम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। चलिए, नवजात शिशु में रक्त जमने के लिए मुख्य तत्व कौन सा है? तो रक्त का थक्का किससे बनता है? ऊर्जा, विटामिन के, प्रोटीन या फिर विटामिन ए। क्वेश्चन को कई तरीके से पूछ लेते हैं। देखिए नवजात शिशु में रक्त जमने के लिए मुख्य तत्व कौन सा है, अगर पूछ ले कि रक्त का थक्का किस विटामिन से बनता है, ये भी पूछ सकते हैं। तो एक एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल रट लेना। इसका करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी विटामिन के। विटामिन के इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारे प्यारे भाइयों बहनों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अनुभव एवं प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन होने को क्या कहते हैं? देखिए जो आपका अनुभव है, अनुभव और प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन होने को क्या कहते हैं? संज्ञानात्मक, बी मानसिक, सी सृजनात्मक, डी है आपका अधिगम। तो क्या कहते हैं? कौन कौन बताएगा इसका आंसर? कौन कौन इसका करेक्ट आंसर बनेगा? ऑप्शन नंबर डी अधिगम। याद रखना, अधिगम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग कहाँ से इस वीडियो को देख रहे हैं ये हमें जरूर बताइएगा, ताकि हमें भी पता चले कि हमारी वीडियो कहाँ तक जा रही है। विकास किससे प्रभावित होता है? भाई जिसका विकास नाम होगा ना वो तो बहुत ही खुश हो जाएगा, भाई हमारा नाम आ गया इस क्वेश्चन में। विकास किससे प्रभावित होता है? वंशानुक्रम और वातावरण, वी वंशानुक्रम, सी समाज, डी है माता पिता का व्यवहार। यहाँ पर करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए वंशानुक्रम और वातावरण। याद रखना, वंशानुक्रम और वातावरण। 15 नंबर क्वेश्चन, वंशानुक्रम का प्रभाव किस पर पड़ता है? देखिए जो वंशानुक्रम होता है उसका प्रभाव किस पर पड़ता है? ए चरित्र, बी शारीरिक लक्षण, सी सामाजिक स्तर, डी है आपका उपरोक्त सभी। तो आप तो समझ ही गए होंगे इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा कि वंशानुक्रम का प्रभाव किस पर पड़ता है। जल्दी से बताइए भाइयों और प्यारे बहनों, इसका करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, कुपोषण पर नियंत्रण किस योजना का उद्देश्य है? देखिए जो कुपोषण है उस पर नियंत्रण किस योजना का उद्देश्य बताना है। इनमें से आपको एक योजना बतानी है कि वह कौन सी योजना है। बाल शक्ति योजना, ग्रामीण स्वास्थ्य योजना, जननी सुरक्षा योजना या फिर आपकी उपरोक्त सभी। तो कुपोषण पर नियंत्रण किस योजना का है? हम तो कहेंगे एक का, लेकिन कि यहाँ पर उपरोक्त सभी का। उपरोक्त सभी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये सभी योजनाएं। चलिए 17 नंबर का क्वेश्चन, संज्ञानात्मक विकास का अध्ययन किसने प्रारंभ किया?
देखिए जो संज्ञानात्मक विकास है उसका अध्ययन किसने प्रारंभ किया था? इनमें से आपको एक वैज्ञानिक का नाम बताना है। कौन है जिन्होंने संज्ञानात्मक विकास का अध्ययन किया था? फ्रायड, जीन पियाजे, कोलबर्ग, उपरोक्त सभी। तो इनमें से एक है, वह क्या है? आपको जरूर कमेंट में आंसर बताना है। इसका करेक्ट आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर बी, जीन पियाजे। जीन पियाजे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत कब की गई? देखिए जो पल्स पोलियो अभियान है उसकी शुरुआत कब की गई थी? 3 जनवरी 1992, 2 अक्टूबर 1994, 10 अप्रैल 1997, 3 जनवरी 1998। इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या बनेगा? जो भी हम आपको बताएंगे बिल्कुल आपको याद करके रखना है। करेक्ट आंसर है यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी 2 अक्टूबर 1994। याद रखना 1994। चलिए जननी की सुरक्षा योजना कब, जो जननी सुरक्षा योजना है वह कब प्रारंभ की गई थी? जननी सुरक्षा योजना कब प्रारंभ की गई थी ये बताना है आपको। वर्ष 1914, वर्ष 1911, वर्ष 1912 या फिर इनमें से कोई नहीं। अदरवाइज एक दो क्वेश्चन के आंसर यहाँ वहाँ थोड़ी मिस्टेक भी हो जाते हैं, तो आप हमें जरूर कमेंट में बताइएगा, हम उस क्वेश्चन का आंसर आपको जरूर सही बताएंगे। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, वर्ष 1911। याद रखना जननी सुरक्षा योजना वर्ष 1911। ऊषाकरण योजना महिलाओं के खिलाफ किस प्रकार की हिंसा से संबंधित है? देखिए जो ऊषाकरण योजना है वह महिलाओं के खिलाफ किस प्रकार की हिंसा से संबंधित है? यौन हिंसा, शारीरिक हिंसा, भावनात्मक हिंसा या फिर उपरोक्त सभी। तो क्या दीदी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा? क्या ये सभी हैं? तो ये आपको ही बताना है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन, प्रोजेक्ट शक्तिमान मध्य प्रदेश के किस जिले से शुरू किया गया था? जो प्रोजेक्ट शक्तिमान है वह मध्य प्रदेश के किस जिले से शुरू किया गया था? तो हमारे प्यारे भाइयों बहनों जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अपने चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये आपका ही चैनल है। ए है भोपाल, बी होशंगाबाद, सी जबलपुर, डी है इंदौर। तो करेक्ट आंसर बनेगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, इंदौर। इंदौर याद रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन है, मंगल दिवस योजना के उद्देश्य में क्या शामिल है? जो मंगल दिवस योजना है उस योजना में जो उसका उद्देश्य है उसमें इनमें से क्या शामिल है वह बताना है। मातृ एवं शिशु मृत्यु दर को कम करना, सुरक्षित प्रसव, उपरोक्त दोनों, महिलाओं को कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करना। तो क्या हो सकता है इनमें से प्यारी बहनों? इसका करेक्ट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, उपरोक्त दोनों। उपरोक्त दोनों बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस योजना का उद्देश्य गरीबी रेखा के नीचे परिवारों को गुणवत्ता पूर्वक आपातकालीन डिलीवरी सेवाएं प्रदान करना है? तो वह कौन सी योजना है? मंगल दिवस योजना, लाडली लक्ष्मी योजना, जननी सुरक्षा योजना या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से एक योजना तो है, वह कौन सी योजना है? चलिए बताइए हमारी प्यारी बहनों, इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? जननी सुरक्षा योजना। जननी सुरक्षा योजना बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए हम आपको हर एक क्वेश्चन को इसलिए समझाते हैं, 2 बार इसलिए बोलते हैं, ऑप्शन इसलिए बोलते हैं ताकि ये क्वेश्चन आपको यहीं की यहीं याद हो जाए। जननी सुरक्षा किस मिशन के तहत शुरू की गई थी? जो जननी सुरक्षा योजना है वह किस मिशन के तहत शुरू की गई थी? राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, आयुष्मान भारत योजना, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। इसका करेक्ट आंसर क्या बनेगा हमारे प्यारे भाइयों? बताइए। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन। याद रखना राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन। 26 नंबर क्वेश्चन, संपत्ति अंतर्गत अधिनियम। देखिए जो संपत्ति अंतर्गत अधिनियम 1982 लागू है,
तो वह किस किस कहां पर कैसे लागू है ये बताना है। जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर संपूर्ण भारत पर, भाग खंड यानी कि खंड के राज्यों छोड़कर संपूर्ण भारत पर, उत्तर और दक्षिण भारत पर, संपूर्ण भारत पर। तो जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर संपूर्ण भारत पर लागू है संपत्ति अंतर्गत अधिनियम। 27 नंबर का क्वेश्चन है, बाल विवाह को समाप्त करने का सबसे अच्छा तरीका है। तो बाल विवाह को समाप्त करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, आप जल्दी जल्दी से बताइए इसका आंसर। रोजगार के अवसर बढ़ाना, वित्तीय सहायता प्रदान करना, व्यापक शिक्षा, बाल विवाह निषेध कानून बनाना। तो इनमें से आपको सबसे अच्छा तरीका बताना है। सबसे अच्छा तरीका इनमें से क्या हो सकता है इन ऑप्शनों में से। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, व्यापक शिक्षा। भाई जब शिक्षा व्यापक होगी तभी तो ये बाल विवाह क्या होंगे, रुकेंगे। 28 नंबर का, महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न निवारण निषेधक और प्रतिशोध अधिनियम 2013 में कितने अध्याय हैं। तो कितने अध्याय हैं, ए 12, बी 4, सी 9, डी है आपका 8। तो कितने अध्याय हैं। महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न निवारण निषेधक प्रतिषेध और प्रतिशोध अधिनियम 2013 में, वह है आपका ऑप्शन नंबर सी 9। याद रखना, अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो करेक्ट आंसर आपको 9 लगा के आना है। सर्व शिक्षा अभियान का कार्यान्वयन किसके द्वारा किया जा रहा है। जो सर्व शिक्षा अभियान है उसका कार्यान्वयन किसके द्वारा किया जा रहा है, राज्य सरकार द्वारा, यूनिस और विश्व बैंक द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा, केंद्र और राज्य सरकार द्वारा। तो किसके द्वारा किया जा रहा है सर्व शिक्षा अभियान का कार्यान्वयन, जल्दी से बताइए। करेक्ट आंसर बनेगा केंद्र और राज्य सरकार द्वारा, दोनों को द्वारा, केंद्र और राज्य सरकार द्वारा। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन, घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत मजिस्ट्रेट का आवेदन का उल्लेख किस धारा में है। देखिए जो घरेलू हिंसा अधिनियम है उसके तहत मजिस्ट्रेट का आवेदन का उल्लेख किस धारा में है, धारा 12, धारा 19, धारा 18 या फिर धारा 9। तो किस धारा में है यह बताना है आपको इन धाराओं में से। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या बनेगा, जल्दी जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी बताइए भाइयों और बहनों। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, धारा 12। याद रखना धारा 12 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। खसरा जिसको मीजल्स बोलते हैं, खसरा मीजल्स किसके द्वारा फैलता है। तो खसरा किसके द्वारा फैलता है, पॉल्यूटेड एयर, फैसल ऑरल रूट, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, इनमें से कोई नहीं। कुछ नाम तो ऐसे आ जाते हैं हमारे प्यारे भाइयों बहनों जो कभी सुने भी नहीं होंगे और हमें ऐसे देखने को मिल जाते हैं नाम अलग अलग तरीके के। चलिए इसका करेक्ट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर सी, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन, एक बार खुले खसरे के टीके का उपयोग कितने समय के भीतर किया जाना चाहिए। देखिए एक बार खुले खसरे के टीके का उपयोग कितने समय बाद है जो कर लेना चाहिए या फिर किया जाना चाहिए। 3 घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे या फिर 8 घंटे। तो इनमें से एक बिल्कुल सही है। 8 में से 4 माइनस कर दो तो कितना बनता है, हिंट हमने आपको दे दिया है। अब आपको जल्दी करेक्ट आंसर बताना है, ऑप्शन नंबर सी 4 घंटे। 4 घंटे यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चिकन पॉक्स की इनक्यूबेशन अवधि कितनी होती है। देखिए जो चिकन पॉक्स की इनक्यूबेशन अवधि है वह कितनी होती है, चिकन पॉक्स का दूसरा नाम क्या होता है वह भी आपको बताना है। 7 से 8 दिन, 5 से 10 दिन, 6 से 7 दिन, 10 से 11 दिन। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, चिकन पॉक्स की इनक्यूबेशन अवधि। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी 10 से 21 दिन। याद रखना 10 से 21 दिन बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पर। बीएमडी परीक्षण किया जाता है
पहचान करने के लिए। तो जो बीएमडी परीक्षण किया जाता है वह कई की पहचान करने के लिए किया जाता है। वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर आप जरूर याद कर लेना। ए मलेरिया, बी डेंगू, सी एड्स और डी है आपका ऑस्टियोपोरोसिस। इसका करेक्ट आंसर क्या बनेगा? करेक्ट आंसर बनेगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑस्टियोपोरोसिस। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब जल्दी से कर दो। धन्यवाद। राधे राधे।